एवरीवन, द सिविल्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है घटना चक्र का सेकंड पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही में जो इंडिया के साथ अभी करंट में दूसरे देश जो करंट में आए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही में इंडिया के साथ जो भी एमओयू हुए हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग द सिविल्स पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला घटना क्या है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और उसमें भी सबसे पहली घटना है भारत और जापान के साथ। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमिया किशिदा है। याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि लगातार जापान में ये प्रोसेस होती रही है। तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फूमियो किशिदा है। तो अभी हाल ही में जापान के साथ जो है हमने एक 14th भारत जापान वार्षिक सम्मेलन किया है, जो मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि 14th भारत जापान वार्षिक सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो ये मार्च 2022 में हुआ था, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हाल ही में हमने अपने दोनों रिलेशन के लिए 70वीं वर्षगांठ बनाई है, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने स्थापित किया है। याद रखिए एक चीज़ और है यहाँ पर कि भारत जो है G20 का अध्यक्ष है, वहीं वर्ष 2023 में, और जापान जो है G7 का अध्यक्ष है। थोड़ा सा मैं G20 के बारे में आपको बता देता हूँ कि G20 की जो 7th मीटिंग थी, क्या थी? 7th मीटिंग थी, वो बाली में हुई थी। और बाली कहाँ है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो बाली के इंडोनेशिया के बाली में ये हुई थी, और इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रोंगर। क्या थी थीम? रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रोंगर। और 18th G20 की मीटिंग है वो कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में होगी, ठीक है। वो कहाँ होगी? न्यू दिल्ली में होगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली। क्या है? वन अर्थ और वन फैमिली, ध्यान रखना। और ये एक स्लोगन पर आधारित है। कौन सी? एक स्लोगन है इसके पीछे, वसुदेव कुटुंबकम। तो उसके स्लोगन पर ये आधारित है, वन अर्थ वन फैमिली। और ये हाल ही में CDS 2023 का जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली ये पूछ लिया कि ये किसके स्लोगन, ये किस पर आधारित है? G20 की 18th की थीम, ठीक है। तो ये वसुदेव कुटुंब पर आधारित है। अब वहीं हम G7 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 में 19-21 मई के दौरान हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा, याद रखिए। और उस समय G7 का 48वां सम्मेलन जो है वो कहाँ होगा? याद रखिए वो कहाँ हुआ था, सॉरी, G7 का 48वां सम्मेलन जो है वो आपका जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और ये जो G7 का 6 जो हिरोशिमा जापान में होगा वो उसका 49वां है। कौन सा है? 49वां है। और इवन 2021 में यूपीपीसीएस ने एक क्वेश्चन भी पूछा था, जो जापान के वेस्ट टू ईस्ट में कुछ आइलैंड हैं, तो उनको सीक्वेंस में करना था। तो उसने पूछा था कि ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस उसका क्या है। तो मैं आपको वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। क्या है? क्यूशू, ध्यान रखिए, क्यूशू, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है शिकोकू, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कौन सा है? होन्शू। और उसके बाद कौन सा है? होकाइडो। तो ये सीक्वेंस में आपके जापान के आइलैंड हैं वेस्ट टू ईस्ट क्रम में, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मे भी रिपीट हो सकता है। चलिए अब आते हैं हम भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज, ठीक है। उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यही एक न्यूज़ लगी कि ये दोनों लोग जो हैं, यानी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम टेस्ट मैच में दौरान उपस्थित रहे। इसका मतलब क्या है कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो कुछ उन्होंने देखा था, जो अंतिम टेस्ट मैच था वो। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है उसे किसने जीती थी? तो भारत ने जीती थी 2-1 श्रृंखला से, ऑस्ट्रेलिया से जीती थी। और दूसरी चीज़, इसमें मैन ऑफ द सीरीज़ कौन रहे थे? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहे थे? तो वो रहे थे आपके अश्विन और साथ ही में रविंद्र जडेजा, ठीक है, जडेजा जी। तो यहाँ पर दो लोग हैं, अश्विन और जडेजा जी, ये दोनों ही जो हैं वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए थे। कौन हुए थे? प्लेयर ऑफ द सीरीज़, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आपसे ये पूछ सकता है
कि फर्स्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट जो है वो कहाँ हुई थी, तो वो नई दिल्ली में हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ 4 डॉक्यूमेंट पर आदान प्रदान हुआ है, तो वो कौन कौन से वो थोड़ा सा देख लीजिए कि ऑडियो विजुअल एक समझौता हुआ है इसके साथ में, दूसरा खेलों के साथ में समझौता हुआ है, तीसरा इनोवेशन को सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन और ऑस्ट्रेलिया का CSIR है उसके मध्य एक समझौता हुआ है। और वहीं हमने 2 कार्यबलों की स्थापना की बात की है, एक सोलर टास्क फोर्स और एक हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलर टास्क फोर्स और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स किन के मध्य है या किसने स्थापना करने की कोशिश की है, तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही में 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम हुआ है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम जो है वो कितने दिन का था, तो वो 15 दिवसीय था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का जो डीकिन विश्वविद्यालय है वो अपनी शाखा खोलने का मतलब अपनी ब्रांच खोलने का भारत में प्रयास कर रहा है। और भारत में ऐसी कोई अब एक शाखा होगी जो विदेशी विश्वविद्यालय खोला जाएगा। याद रखिए वो डीकिन विश्वविद्यालय है, याद रखिए डीकिन यूनिवर्सिटी की एक अपनी शाखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय है, उसकी वो शाखा भारत में खोलना चाह रहा है। और भारत में मंजूरी देने वाला ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो भारत में खोला जाएगा। तो ये कहाँ खोला जा रहा है, ये कहाँ खोला जा रहा है, ये रखिए जो गिफ्ट सिटी है गांधीनगर, तो गुजरात में ये शाखा पहली बार खोली जाएगी। कहाँ, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। और ये किसके माध्यम से होगा, तो इसमें एजेंसी कौन होगी, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, यानी इसकी स्थापना है तो मंजूरी किसने दी है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण है उसके द्वारा ये दी गई है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2022 को अधिसूचित किया गया है, अक्टूबर 2022 में IFCA ने ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनिमय 2022 को अधिसूचित किया था, यानी उस समय इन्होंने 2022 में ये मंजूरी दी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि डीकिन विश्वविद्यालय जो है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी दूसरी शाखा जो है वो भारत में खोली जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की पहली शाखा होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक चीज़ और भी हुई है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी ये एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसी तरीके से हुआ है। तो इसका पूरा नाम है इंडोस ECTA। तो ये भी पूछ सकता है कि इंडोस ECTA जो है वो किसके मध्य हुआ है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। साथ ही में इसके साथ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू हुआ है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसकी तरीके से कार्य करता है। इसके माध्यम से क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है याद रखना कि इसके माध्यम से जो डबल टैक्सेशन है उसकी समाप्ति हो जाती है, तथा कुछ मात्रा में ये घरेलू जो कराधान टैक्सेशन है उसको भी हटा देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ दोनों के बीच में आदान प्रदान जो है वो फ्री होता है, ठीक है, तभी हम कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी दोनों के बीच में आदान प्रदान जो है वो फ्री होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि जीरो कस्टम ड्यूटी के साथ भारतीय युवाओं की ऑस्ट्रेलिया बाजार तक पहुंच प्राप्त होगी। ECTA कौन सा, इकोनॉमिक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, ठीक है। अब आते हैं भारत और भूटान। तो भारत और भूटान के साथ रिश्ते कैसे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए कि भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, जिग्मे खेसन नामग्याल वांगचुक ने भारत की अधिकार यात्रा संपन्न की है। तो ये थोड़ा याद रखिए। और भारत और भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है, मतलब भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें भारत योगदान करने के लिए सहमत हो गया है। और इसी के साथ साथ में भारत और भूटान के सहयोग से एक परियोजना चलाई जा रही है जो 720 मेगावाट की है। वो कौन सी है, मांगदेछु जल विद्युत परियोजना है। लेकिन आपको पता है कि इसके अलावा भी ऑलरेडी जो है भारत और भूटान की अन्य प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे पुनात सांगछू जो फर्स्ट जल विद्युत परियोजना 1200 मेगावाट की। वहीं आप देखिए यहाँ पर
सेकंड जल विद्युत परियोजना है पुनात सांगचू की, जो 1020 मिलीवाट है। और वहीं आप देखिए खोलोंगचू है जल विद्युत परियोजना जो 600 मेगावाट है। और चोखा जल विद्युत परियोजना, तो ये आपने मोस्टली नाम सुना होगा चोखा जल विद्युत परियोजना। तो ये किसके साथ है? भारत और भूटान के साथ। आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि चोखा जल विद्युत परियोजना किसके साथ है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत और भूटान के मध्य हमने क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का भी निर्माण प्रस्तावित किया है। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ी जाएगी? तो असम के कोकराझार से लेकर के भूटान के गोलेफू से जोड़ेगा। यानी असम का कोकराझार है और भूटान का गोलेफू से ये रेल लिंक जुड़ा जाएगा। ठीक है, और ये भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भूटान की बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा सा भूटान की एक चीज़ और जान लीजिए कि भूटान जो है, आपको बताना है कि भूटान किस देश के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, भूटान जो है वो किस देश के साथ सीमा लगाता है, और भूटान जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं भारत और इटली का संबंध। तो भारत और इटली के मध्य क्या संबंध हुआ है? पर इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनिया, उन्होंने भारत की यात्रा संपन्न की थी। कब की थी? 23 मार्च 2023 को। तो थोड़ा ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, जो कौन है जॉर्जिया मेलोनिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हमारा 8वां रायसीना संवाद हुआ था, तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये की नोट स्पीकर के रूप में इन्होंने भाग लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कौन? मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, याद रखिए, यानी मेलोनी ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ ही में हमने हाल ही में इनके साथ 75 वर्षगांठ की राजनयिक संबंधों की स्थापना की है। यानी हमने पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक हैं वो हमने इनके साथ बनाए हैं, तो उसकी हमने 75वीं वर्षगांठ बनाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही में हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर में, आगे आइए तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, साथ ही में हमने क्या किया कि हमने कुछ आउटकम्स भी इसके साथ किए, जैसे कि इंडिया पैसिफिक ओशन की जो इनिशिएटिव में शामिल होना एक दूसरे के, यानी इंडिया पैसिफिक ओशन में जो भी चीज़ होगी तो उसके साथ हम शामिल होंगे। साथ ही में माइग्रेशन और मोबिलिटी पर जो घोषणा की है हमने कि माइग्रेशन और मोबिलिटी है, तो उस पर भी घोषणा की है। साथ ही में इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज की भी घोषणा की है हमने। और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली का वाणिज्य दूतावास है, उसके बीच भी एक MOU हुआ है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के वाणिज्य दूतावास के साथ हमारा MOU हुआ है, तो ये हुआ है इटली के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है। और ये भी याद रखिए कि 8वां रायसीना संवाद जो है उसमें की नोट स्पीकर के रूप में भाग लिया है किसने? जो किसके? इटली के प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, इटली से संबंधित थोड़ी सी जानकारी ये है कि यहाँ पर वॉल्केनो 3 पाए जाते हैं, जो हर बार पूछा जाता है आपसे। तो वॉल्केनो क्या पाए जाते हैं? इसमें से 2 एक्टिव वॉल्केनो हैं। एक्टिव का मतलब क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक है आपका माउंट एटना, जो आपके इटली के सिसिली प्रायद्वीप में है। कहाँ है? सिसिली में है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये पॉसिबल है पूछने की। और साथ ही में एक एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कौन है? स्ट्राम्बोली। कौन सा है? स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली भी जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो आपका लिपारी, यानी इटली का ही लिपारी आइलैंड है। कौन सा है? लिपारी आइलैंड, उसमें पाया जाता है। ये दोनों ही जो है एक्टिव वॉल्केनो। और उसमें से एक चीज़ और याद रखिएगा, स्ट्राम्बोली को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसको बोला जाता है? स्ट्राम्बोली को बोला जाता है, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब भारत और जर्मनी की साथ हम बात करते हैं। तो हाल ही में जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज
ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। यानी जर्मनी के चांसलर आए थे ओलाफ सोल्ज, इन्होंने अभी राजकीय यात्रा संपन्न की है। और ये यात्रा के दौरान नई दिल्ली से पहुंचने के बाद ये बेंगलुरु का इन्होंने दौरा किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है कि नई दिल्ली से बेंगलुरु तक किस देश के चांसलर ने या किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी, तो जर्मनी के। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। और इससे पहले इन्होंने 2012 में हैम्बर्ग शहर के जो मेयर थे उसके रूप में ये आए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और याद रखिए, चलिए कुछ मत याद रखिए, अब थोड़ा सा दूसरे साथ में बात करते हैं। तो हमारे पास एक दूसरा देश है, कौन सा, भारत और मिस्र। तो मिस्र के साथ हमारे क्या संबंध रहे ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं मिस्र के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि मिस्र में हाल ही में COP27 हुई थी। COP27 यानी आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर समिट होती है उसको हम COP बोलते हैं। तो COP27 की मीटिंग हुई थी, और ये कहाँ हुई थी, तो मिस्र का शहर है शर्म अल शेख, है ना। तो शर्म अल शेख में हुई थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है COP27 की। ये तो आएगा ही आएगा, नो डाउट इसमें। लेकिन इससे पहले COP26 की कहाँ हुई है, तो वो ग्लासगो, वो कहाँ हुई है, ग्लासगो यूके में हुई है। ठीक है, तो ग्लासगो यूके में हुई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी जो प्रस्तावित है COP28 2023 में दिसंबर में की जाएगी, तो COP28 प्रस्तावित है वो दुबई में होगी। कहाँ होगी, दुबई में। और दुबई कहाँ है, यूएई में, यूएई में। चलिए अब इसकी थोड़ी सी जो करंट न्यूज़ है उसके बारे में देख लेते हैं मिस्र के साथ। तो भारत के साथ इन्होंने जो है 2015 में भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लिया था 2016 में। ठीक है, में भारत ये आए थे उस समय, ये इन्होंने, जब कौन सी मीटिंग थी, भारत अफ्रीका फोरम समिट। चलिए, तो अब एक चीज़ और है कि जो भारत का अभी हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया था, तो उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में थे, चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहे थे। और ये पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इनके साथ भी हमारे 75 वर्ष पूरे हो गए, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे साथ इनके साथ रहे, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान, यानी जब भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, और 2023 में कहाँ, न्यू दिल्ली में, है ना। तो न्यू दिल्ली में जब ये अध्यक्षता करेगा, तो इन्होंने एक गेस्ट कंट्री के रूप में मिस्र को ही आमंत्रित किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि गेस्ट कंट्री के रूप में मिस्र को ही आमंत्रित करने वाला देश जो है वो कौन सा है, मिस्र है। ठीक है, और भारत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हमारे और जो मिस्र है उसके साथ में, यानी इजिप्ट है, उसके साथ में 5 MOU हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, एक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, एक कल्चर के क्षेत्र में, एक युवा मामलों के सहयोग क्षेत्र में, और एक ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले ही बोला था कि रणनीतिक भागीदारी यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को उन्नत करने की घोषणा की गई है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में क्या क्या आता है, जैसे राजनीतिक सुरक्षा है, रक्षा है, ऊर्जा है, और आर्थिक क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में आते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिए कि हमने जो मिस्र की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मिस्र की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्राइट स्टार, में भाग लेने हेतु तो आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसको आमंत्रित किया है, यानी मिस्र ने आमंत्रित किया है किसको, भारत को। किसमें, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसका नाम है ब्राइट स्टार। तो उसमें हमें आमंत्रित किया है, इनविटेशन दिया है। ठीक है, अब आते हैं भारत और बांग्लादेश के साथ। तो भारत और बांग्लादेश के साथ हमारी क्या मीटिंग रही है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या कहा है, ये अब बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, कौन, शेख हसीना। कौन है, प्रधानमंत्री शेख हसीना। इन्होंने ये सबसे पहले कहाँ गई हैं, तो ये भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अजमेर के जो सूफी संत हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ना। तो अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ पर ये दौरा किया है इन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए,
और इस यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय और बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा, याद रखिए भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, कुशियारा, से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये भी पूछा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी बहती है, तो वो कुशियारा बहती है। ठीक है, ये याद रखिए। और कुशियारा नदी सहायक किसकी नदी है, तो ये बराक नदी की सहायक नदी है। अब देखिए बराक नदी से मुझे थोड़ा सा कुछ तो याद आ रहा है, और वो क्या याद आ रहा है, तो एक चीज़ याद रखिए, बराक नदी जो है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम से निकलती है इस प्रकार से, और यहाँ से आने वाली कौन सी, पद्मा नदी, पद्मा नदी जब बराक नदी से लास्ट में मिलती है तो मेघना कहलाती है। ठीक है, और मेघना कहलाती है, तो मेघना अंत में किसका, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती है। यानी अब हम बात किसकी करें, गंगा नदी की। तो बराक नदी जब मेघना से मिलती है तो अंत में बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। अब मेघना जो ये नदी है, याद रखो ये मेघना नदी है, तो इस मेघना नदी से मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, तो मेघना नदी, इस मेघना नदी से इधर से आने वाली गंगा नदी, और इधर, एक मिनट मुझे लगता है थोड़ा सा, ठीक है, तो इस मेघना नदी से इधर से आने वाली गंगा नदी, और इधर से आने वाली कौन सी, जमुना नदी। ठीक है, गंगा नदी और जमुना नदी जब दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं जाकर के, तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। और पद्मा आगे चल के बराक नदी से मिलती है तो मेघना कहलाती है। पर अब ये जमुना नदी जो है, ये इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से आने वाली तीस्ता नदी, दोनों से मिलने के बाद जमुना नदी बनती है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये गंगा नदी इधर से आ रही है और इधर से आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। जब ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता से मिलती है तब आगे चल करके जमुना कहलाती है, और जब जमुना नदी से गंगा नदी मिल जाती है तो आगे चल कर पद्मा नदी कहलाती है, और जब पद्मा नदी बराक नदी से मिलती है तो मेघना कहलाती है, और मेघना अंत में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश के साथ एक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि बांग्लादेश की हाईएस्ट बाउंड्री जो है वो भारत के साथ लगती है। कौन सी लगती है, भारत के साथ हाईएस्ट बाउंड्री लगती है। ठीक है, यानी हम बात करें, ये हमारा भारत है, ठीक है, तो ये भारत है, तो यहाँ जो बांग्लादेश है ये वाला एरिया, तो ये भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश जो है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं, क्रमानुसार, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक, फिर इधर आ गया आपके, तो वो आ गया असम, फिर इधर आ गए मेघालय, फिर इधर आ गए त्रिपुरा, और फिर इधर आ गए मिजोरम, है ना। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। और वहीं बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो वो वेस्ट बंगाल के साथ बनाता है। और वेस्ट बंगाल के साथ कितनी किलोमीटर है, तो 2217 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश भारत के साथ सीमा कितनी बनाता है, तो 4096.7 किलोमीटर है। कहीं कहीं 6 दे रखा है, 4096.6 किलोमीटर है, जबकि 4096.7 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश जो है हमने एक चीज़ और देखी, हाँ एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ बांग्लादेश में, क्योंकि जब इतना बता ही दिया तो एक चीज़ और है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है त्रिपुरा। कौन सा, त्रिपुरा, जो बांग्लादेश को 3 साइड से घिरे हुए है। बांग्लादेश को 3 साइड से घिरे हुए है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये पॉसिबल है बनने की। ठीक है, तो कुशियारा नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, और कुशियारा नदी सहायक किसकी नदी है, बराक नदी। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट मिला है यहाँ पर। और एक चीज़ याद रखिए कि हमने जो मैत्री ऊर्जा इनसे मैत्री ऊर्जा एक MOU किया था, यानी समझौता किया था, उसके तहत
ये पहली इकाई का हमने यहाँ पर क्या किया है, अनावरण कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 1320 मेगावाट की मैत्री ऊर्जा होगी, जिसे हम सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है, जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। यानी सबसे बड़ी बात है, ये कोयला पर आधारित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस संयंत्र की यानी इस यूनिट की जो लागत है वो $2 बिलियन है, याद रखना, और जिसमें 1.6 बिलियन डॉलर की भारतीय विकास सहायता शामिल है। यानी $2 बिलियन में से सबसे ज़्यादा भारत की $1.6 बिलियन जो है इसमें सहायता मिली हुई है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि रूपसा रेल पुल जो है वो किसके साथ हमने उद्घाटन किया है, और इसकी लंबाई जो है इस रेल पुल की रूपसा की वो 5.13 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और जो कि बांग्लादेश के मोंगलापत्तन को खुलना से जोड़ता है। यानी खुलना जो है जगह है वहाँ पर बांग्लादेश में, और वहीं पर बांग्लादेश का जो मोंगलापत्तन है उससे जोड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और खुलना ये वही है जो बांग्लादेश का क्या है, इस पर हमने पहली यूनिट स्थापित की है, ये याद रखिए। अब एक चीज़ याद रखिए कि साथ ही यह पश्चिम बंगाल में पेट्रोपोल और गैडे में भारतीय सीमा तक की भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब एक चीज़ और है कि भारत और बांग्लादेश के साथ मैत्री पाइपलाइन योजना आई है, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन योजना है। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा सकता है कि हाल ही में मैत्री पाइपलाइन जो है वो किन दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के साथ हुआ है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 2018 में ही रखी गई थी, ये याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है, यानी पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है भारत और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह पाइपलाइन कहाँ से जोड़ती है, तो नुमालगढ़ी रिफाइनरी लिमिटेड को सिलीगुड़ी से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है। यानी याद रखिए, नुमालगढ़ी रिफाइनरी लिमिटेड है और सिलीगुड़ी है। ठीक है, वहाँ से लेकर के बांग्लादेश का पार्वतीपुर डिपो है, वहाँ तक विस्तृत है। और इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, 131.57 किलोमीटर, कितना 130.157 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना है आपसे 100%, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है इससे। ठीक है, तो आई होप ये आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आया होगा भारत और बांग्लादेश के साथ। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, वो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, यानी इसके साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि हाल ही में किस रैंकिंग की जारी जो है वो कौन सबसे आगे है। यानी हम यहाँ पर रैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा वीडियो होगा वो आज ही अपलोड होगा, तो आप लोग बने रहिए और जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं वो कंटिन्यूस आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और अपलोड कर देंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर द सिविल रिस्पॉन्ड, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।